दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अतरंगी कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आपका मन श्रद्धा से भर उठेगा। इस तीसरे एपिसोड में हम आपको बताएंगे उस अजीम शख्सियत के बारे में जिसका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गहरा नाता रहा है। आइए आज हम आपको ऐसे उदार सर्वधर्म सद्भाव की मिसाल और ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने वाले एक महान व्यक्ति की जीवन कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने जन्म तो मुस्लिम समुदाय में लिया, लेकिन मरने से पहले वसीयत की कि उनका अंतिम संस्कार जब हो तो उसकी विधि दाह संस्कार की हो। उन्हें सुपुर्दे खाक न किया जाए, बल्कि उन्हें अग्नि को समर्पित किया जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह की। छत्तीसगढ़ से उनका गहरा नाता रहा है। वे यहाँ के रायपुर के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। वे अपने 2 भाइयों व माताजी के साथ बूढ़ापारा में रहते थे। उनके पिता को प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड्स बस्तर स्टेट में प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका कार्य बस्तर की प्रॉपर्टी की हिफाजत व कर निर्धारण करना था। उस समय बच्चों को पढ़ाई के लिए उनकी मां के साथ रायपुर में रखा गया था, इसलिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह अपनी मां और 2 भाइयों के साथ रायपुर में ही रहते थे। जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उसे आज हम JN पांडे शासकीय विद्यालय के रूप में जानते हैं। और चूंकि मोहम्मद हिदायतुल्लाह की स्मृति रायपुर से जुड़ी हुई है, इसलिए बाद में यहाँ पर उनके नाम से हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है। भारत में हिदायतुल्लाह जी का बड़ा नाम है। वो बचपने के प्रारंभिक दौर में कुछ साल उन्होंने रायपुर शहर में गुजारा, और रायपुर में गवर्नमेंट स्कूल है। वहाँ पर उस समय वो बहुत पुराना स्कूल था। उस समय वहाँ उन्होंने कुछ साल अध्ययन किया है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल के सूचना फलक में उनका नाम है, और वो भी समय है कि उन्होंने कितने समय तक अध्ययन किया था। कहा जाता है कि उस समय उनके फादर बस्तर स्टेट में किसी मामले को लेके आए थे। बूढ़ापारा की वो गलियां आज भी उन्हें याद करती हैं जहां वो रहते थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसा नाम है जो भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति रहने के साथ साथ एक पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति भी रहे। इनके राष्ट्रपति बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 को नागपुर के एक संभ्रांत शिक्षक और बुद्धिजीवी परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज मूल रूप से बनारस के रहने वाले थे। इनके दादा मुंशी कुदरतुल्लाह बनारस के एक जाने माने वकील थे, जबकि इनके पिता खान बहादुर हाफिज विलायतुल्लाह एसओ मजिस्ट्रेट मुख्यालय में तैनात थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह की एक बहन और 2 भाई भी थे। उनके भाइयों का नाम इकरामुल्लाह और अहमदुल्लाह था। इनके एक भाई बाद में पाकिस्तान चले गए देश के विभाजन के बाद, और वहां पर सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी माता का नाम मोहम्मदी बेगम था, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी विद्वत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि समय से पूर्व ही वो मैट्रिक परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए थे। इसके अलावा केवल 9 वर्ष की उम्र में ही उनकी विद्वत्ता के कारण उन्हें हाफिज नामक मुस्लिम पदवी प्राप्त हो चुकी थी। 1922 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने रायपुर से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज से की, जहां उन्हें फिलिप्स स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। 1926 में उन्होंने कला संकाय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 1927 में कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए वे लंदन चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने अतिरिक्त विषय के तौर पर अंग्रेजी भाषा में खुद को पारंगत बनाया। 1930 में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद फिलीपींस से LLD और भोपाल व काकतीय विश्वविद्यालय से उन्होंने D.Litt की उपाधि प्राप्त की। 1930 से 36 तक नागपुर उच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत का काम किया। 1934 से 42 तक एक अस्थायी प्रोफेसर के तौर पर नागपुर विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया। भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव भी उनके छात्र थे। बाद में इसी विश्वविद्यालय में वे विधि संकाय के डीन भी नियुक्त किए गए। 1942-43 के बीच नागपुर उच्च न्यायालय में वे सरकारी वकील भी रहे। 24 जून 1946 को कार्यवाहक जज और फिर बाद में 13 अगस्त 1946 को स्थायी जज बने। 1954 तक वे इसी पद पर अपनी सेवाएं देते रहे। उनकी नियुक्ति नागपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी हुई। 1 दिसंबर 1958 को उनकी नियुक्ति देश के सबसे युवा मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में हुई। इस वक्त वो भारत के सबसे पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बने। हिदायतुल्लाह ने बहुत उम्र के बाद लगभग 43 साल की उम्र में 5 मई 1948 में एक हिंदू स्त्री पुष्पा से अंतर्जातीय विवाह किया।
चूंकि वे एक संभ्रांत वर्ग से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इसका विरोध नहीं हुआ और सबने इस विवाह का स्वागत किया। उनकी पत्नी के पिता भी ICS चेयरमैन थे। वो पहले ऐसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे जो पहले सरकारी वकील बने, बाद में वो जज बने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वो बने, उपराष्ट्रपति भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी उन्होंने संभाला है। मेरी जानकारी में उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था, पुष्पा नाम की एक महिला से उनका विवाह हुआ था। और अब चूंकि वो इतने बड़े पद पे थे और इतने ज्यादा बुद्धिजीवी थे और इतने बड़े न्यायविद थे, तो उस समय लोगों ने उनकी बात को बड़ा हल्के से लिया और वो उन्होंने विवाह किया। और ये सही है कि उन्होंने अपनी वसीयत की थी कि मेरे निधन के पश्चात मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनकर सबसे कम उम्र में प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का उन्होंने गौरव प्राप्त किया। इसके साथ ही वो सर्वप्रथम मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का सफर बहुत ही रोचक है। इस घटना ने एक समय भारत में एक तरह से संवैधानिक जटिलताएं पैदा कर दी थी। दरअसल हुआ यूं कि 4 मई 1969 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इसके तुरंत बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकट गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया, जिसका विवरण संविधान में पहले से मौजूद था। इसके बाद श्री गिरी ने राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की और इस पद के लिए चुनाव लड़ने की बात भी कही, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद त्याग कर ही ऐसा कर सकते थे। बस यहीं से संवैधानिक जटिलताएं शुरू हो गईं, क्योंकि अब तक संविधान में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश का संवैधानिक प्रधान कौन होगा। तब 28 मई 1969 को एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें संविधान के अधिनियम 16 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देश का सर्वोच्च कार्यवाहक संविधान प्रमुख होने का दायित्व निभा सकेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वसम्मति से कार्यवाहक संवैधानिक प्रमुख बनाया जाएगा। इसके बाद 20 जुलाई 1969 को श्री गिरी ने दोपहर 12 बजे के पहले ही अपना इस्तीफा कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से दे दिया, क्योंकि उनका कार्यकाल उस दिन प्रातः 10 बजे पूर्ण हो रहा था। इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। हिदायतुल्लाह ने 24 अगस्त 1969 तक यानी कि 35 दिनों तक इस पद पर बने रहे, जब तक कि अगले राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो गए। इस प्रकार श्री हिदायतुल्लाह को भारत के पहले मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। कार्यवाहक राष्ट्रपति पद त्यागने के लगभग 10 साल बाद 31 अगस्त 1979 को सर्वसम्मति से उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूर्ण किया और साथ ही राज्यसभा के सभापति की जिम्मेदारी भी निभाई। इस दौरान वो जामिया मिलिया दिल्ली और पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। 31 अगस्त 1984 को जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा किया तो इसके विदाई भाषण में सभी राजनेताओं ने हिदायतुल्लाह की उपलब्धियों और सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद वो बम्बई चले गए। जब वो बम्बई जा रहे थे तो स्टेशन पर विदाई देने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत PV नरसिम्हा राव और R वेंकट रमण मौजूद थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कई रचनाओं समेत अपनी आत्मकथा माई ऑन वॉसवेल भी लिखी। 18 सितंबर 1992 को हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ऐसी महान विभूति को हम नमन करते हैं।